तो न्यूमेरिकल नंबर 1, देखो ये हिंदी में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर दूंगा। वैसे आगे आने वाले क्वेश्चंस मोस्टली इंग्लिश में भी मिलेंगे और हिंदी इंग्लिश में भी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मैं दोनों में ट्रांसलेट करके चलूंगा। देखिए HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो आपको वैल्यू दी हुई है वो उसके आयनों के मध्य की दूरी होगी। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है बच्चों डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट को पी से बताते हैं हम। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ना, और ये वाला वैल्यू हमें दिया हुआ है कूलाम मीटर में। फिर अब बोल रहा है कि आयनों के मध्य की दूरी, मतलब H यहां पर मान लीजिए, Cl यहां पर मान लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी कैलकुलेट करनी है। अगर ये डाइपोल है तो ये वाला प्लस का क्यू होगा और ये वाला माइनस का क्यू होगा, और HCl को हम देखते तो H प्लस और Cl माइनस समझते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया इसने और एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो चार्ज जो है एक्चुअली में वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। फॉर्मूला आपको पता है P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A, यही होता है क्या, हमें 2A दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखनी है, तो ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाई Q। P का वैल्यू 3.4 इंटू 10⁻⁻30 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय, अब देखो डिवाइड किसका लगाना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कुछ इतना ही है क्या बच्चों। आप गौर कीजिए, अगर मैं ये भाग लगाता हूं तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, है ना, 16 का 34 में डिवाइड दोगे तो ये ऑलमोस्ट 2 समथिंग में आएगा, और मल्टीप्लाई में देखो क्या जाने वाला है, पावर को एडजस्ट करो, पावर देखो, पावर ऊपर जाएगी तो प्लस का 19 हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻11 रहेगा। 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻11 मीटर में आंसर आना चाहिए। देखो ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये आसानी से ये क्वेश्चन होने लायक था, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये वाला बोर्ड में, ये सारे बोर्ड के ही क्वेश्चन हैं, और आप देखेंगे ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोल रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो डायग्राम के अंदर छायांकित भाग है, मार्क्ड रीजन है, इस मार्क्ड रीजन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखना, अगर आपको गाउस लॉ पता है तो गाउस लॉ का वैल्यू होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू यही होता है ना। और ये Q कौन सा, एनक्लोज्ड चार्ज, परिबद्ध आवेश। आप देखो इस परिबद्ध आवेश की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो आपको मिलेगा प्लस का तो 2 माइक्रोकुलाम और माइनस का 1 माइक्रोकुलाम, यही तो है, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, एप्सिलॉन नॉट है, तो ये 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 और माइक्रो और चल रहा है तो 10⁻⁻6, ठीक है। और यहां पर आपको किसका डिवाइड लगाना है, एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड लगाना है, वैल्यू आएगी 10⁻⁻6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, हो गया। अब इसको सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा। हाँ ध्यान में रखिएगा, इसका मात्रक मत भूल जाइएगा। मात्रक क्या होता है बच्चों, फ्लक्स का वोल्ट इंटू मीटर होता है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो डन हुआ, सिंपल सा था, 1 नंबर का क्वेश्चन है ना। चलो आगे चले, आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव, इस जहां जहां विभव लिखा हुआ है ना, विभव मतलब पोटेंशियल, तो इस क्वेश्चन को आप चेंज कर लो, इस क्वेश्चन को आप विभव की जगह कर लो विद्युत क्षेत्र, क्या कर लीजिए इसे, इस क्वेश्चन को अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र से, ये क्वेश्चन मैं पूरा चेंज कर रहा हूं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि गोलीय कोश के कारण विभव नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, लेकिन विद्युत क्षेत्र जरूर है। तो क्या बोल रहा है कि आपके पास में क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है, एक गोला है, ठीक है, और उस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस है आपके पास में 10 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। और इसके ऊपर अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, अगले ने 50 वोल्ट पर मीटर डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वोल्ट पर मीटर, ठीक है, इतना दिया हुआ है। फिर गोलीय कोश के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से, स्फेयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है यहां पर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझना, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये सभी को पता है, ये सरफेस पर, ठीक है। और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो होता है। मैं डिवाइड लगा रहा हूं और हमें ई नॉट कैलकुलेट करना है, यही तो पूछा है, के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे
ई एस डिवाइडेड बाय ई नॉट हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा और कैपिटल आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। चलो एक बार के लिए इसे ही सॉल्व कीजिए। तो आप देखिए आर स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू बच्चों ये है स्मॉल आर और रेडियस कैपिटल आर है ना। स्मॉल आर है 20 सेंटीमीटर होता है 10 की पावर -2, तो मैं इसे बाद में एडजस्ट कर लूंगा। ध्यान में रखिएगा स्मॉल आर की वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर -2 है और कैपिटल आर की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -2 है। ठीक है, तो आर स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 और 10 की पावर -2 का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10 हो जाएगा और 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4, ये तो कैंसिल, जीरो से ये सारी रामायण हटाओ, हट जाएगी, 4 आएगा क्या। ई एस डिवाइडेड बाय ई नॉट इज इक्वल्स टू 4। हमें तो ई नॉट कैलकुलेट करना है। ई नॉट क्या हो जाएगा, सरफेस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में 4 का डिवाइड देना है बस। ठीक है, सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 50, उसमें डिवाइड दोगे 4 का, कितना आएगा 4 1 जा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 4 2 जा 8.5 आएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, पता चला क्या, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन भी, है ना। बस मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले विभव का भी डेरिवेशन था, पोटेंशियल का भी था, अब नहीं है, अब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा सवाल है ये। आगे चले, नेक्स्ट देखो, ओके देखिए ये बहुत सिंपल और सटीक क्वेश्चन है पोटेंशियल का। क्या बोल रहा है, आपके पास में एक चार्ज है इतना, ठीक है, चार्ज दिया हुआ है और हाँ, और इस चार्ज से 9 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, विद्युत विभव कैलकुलेट करना है। V इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है यही है, और चार्ज की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना 9 इंटू 10 की पावर -2, यही है क्या। ये तो कैंसिल हो गया, 9 से 9 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 10 की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, 400 वोल्ट। ठीक है, 400 वोल्ट, इतना सिंपल था, बहुत बढ़िया सवाल है ये, है ना, अच्छा सवाल है ये। चलिए आगे चले बच्चों, आगे देखो क्या बोल रहा है, कैपेसिटेंस रिलेटेड है। आपके पास में 10 कैपेसिटर है ना, 10 कैपेसिटर है और हर एक की कैपेसिटी मतलब हर एक कैपेसिटर का वैल्यू कितना है, आंसर है 10 माइक्रोफैराड है। आर जॉइंट फर्स्ट इन सीरीज एंड सेकंड इन पैरेलल, तो पहले तो उन्हें सीरीज में जोड़ो फिर पैरेलल में जोड़ो और फिर जो भी वैल्यू आए राइट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, एक मिनट, राइट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो भी वैल्यू है उसका प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है, मतलब सीरीज का जो कैपेसिटेंस होगा और पैरेलल का जो कैपेसिटेंस होगा उसका प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। चलिए सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज में क्या होता है 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 + 1/C2, कुछ ऐसा करते हो क्या। और अगर सारे के सारे कैपेसिटर सेम होते हैं तो CS का सिंपल फॉर्मूला ध्यान में रखना, C/N, ठीक है, और पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं तो पैरेलल में होता है बच्चों N/C, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमने बोला सीरीज में कैपेसिटेंस कितना आएगा, सीरीज में आएगा C का वैल्यू 10, माइक्रो का वैल्यू 10 की पावर -6, ठीक है, और N की वैल्यू कितने कैपेसिटर लगा रहे हो 10 का, ठीक है, और पैरेलल में कितने आएंगे, तो पैरेलल में हमने बोला NC हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, 10 ही कैपेसिटर थे और इसको 10 इंटू 10 टू द पावर -6 से क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यही तो रामायण है। चलो हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, CS इंटू CP कैलकुलेट करना है। आप देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो N से N कैंसिल होगा, ठीक है, यहाँ पे वही होने वाला है, तो ये कैलकुलेट करना था भाई, ये कैलकुलेट करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 से, कुछ ऐसा ही है क्या। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये देखो ये सेम है ना, कुछ ऐसा ही है क्या। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, ओके, एक 10 मैं खा गया, तो ये 10 की पावर -5 इधर और 10 की पावर -5 इधर हो जाएगा 10 की पावर -10 आंसर, ये बात ध्यान में रखना। और यहाँ पे फैरेड स्क्वायर आएगा, फैरेड इंटू फैरेड, ध्यान में रखिएगा, इसकी यूनिट फैरेड स्क्वायर होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कैपेसिटेंस है ना, उनका आप मल्टीपल कर रहे हो। आगे देखो, सीधे सीधे क्वेश्चन ही अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, 4 माइक्रोफैरेड धारिता का
मान कितना होगा यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य दो परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए। आपके पास में क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका इनिशियल कैपेसिटेंस जो है वो 4 माइक्रोफैराड है, इनिशियल कैपेसिटेंस। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है, अगर आप इसके बीच में मीडियम भर देते हैं, ठीक है, और मीडियम का एप्सिलॉन आर दिया हुआ है कितना बच्चों 2, तो फिर न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा, तो हम बोलेंगे कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या होता है, एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट। ये सिंपल फॉर्मूला है, बढ़िया फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विद 4 माइक्रोफैराड, कितना आएगा 8 माइक्रोफैराड। एक बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, आने लायक सवाल भी है ये। ठीक है, डन हुआ, चलो आगे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इस बार बोल रहा है, और ये सवाल आपकी बुक का बहुत बढ़िया सवाल में से एक है। आपके पास में 2 पॉइंट चार्ज हैं, क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्ज है ना, और इन पॉइंट चार्ज की जो वैल्यू है वो भी आपको दी हुई है, कितनी, एक की इतनी है, इसको Q1 मान लो, और दूसरे की ये Q2 मान लीजिए। ठीक है, आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, Q1 और Q2 डिस्टेंस है 16। At what point on the line joining these charges the electric potential will be zero? इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। एक ही बिंदु पूछा है, हालांकि 2 होते हैं। ठीक है, और मैं एक ही कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं, दूसरे की कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ूंगा। देखिए ये वाला जो चार्ज है ये है 5 इंटू 10 टू द पावर -8, और ये वाला है -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम का। ये बात ध्यान में रखना, पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव कम आवेश वाले के दोनों तरफ जीरो हो सकता है, मतलब यहां पर भी जीरो हो सकता है और एक यहां पर भी आगे की तरफ एक P2 पॉइंट होगा, वहां पर भी जीरो हो सकता है, दो जगह जीरो हो सकता है। हम सिर्फ और सिर्फ P1 की बात कर रहे हैं, तो हमने बोला P1 तो बीच में है, तो अगर ये प्लस के चार्ज से x दूरी पर है तो माइनस के चार्ज से 16 - x पे होगा, सीधी सी बात है। तो मैं लिख दे रहा हूं फॉर P1, ठीक है, मैं सारी कैलकुलेशन ये बोल रहा हूं, और P1 पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, विद्युत विभव जीरो होना चाहिए। विद्युत विभव की गणना करो। विद्युत विभव का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, एक आवेश के कारण पोटेंशियल प्लस दूसरे आवेश के कारण पोटेंशियल, परिणामी विभव ऐसा ही होता है, परिणामी पोटेंशियल ऐसा ही होता है, रिजल्टेंट पोटेंशियल ऐसा ही होता है। तो फर्स्ट आवेश के लिए हमने बोला पोटेंशियल प्लस सेकेंड आवेश के लिए पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फर्स्ट के लिए के, और फर्स्ट चार्ज कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय आर, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। पोटेंशियल का फॉर्मूला भी ध्यान में रखो यार, के क्यू डिवाइडेड बाय आर होता है। तो मैंने के लिखा, क्यू लिखा और आर लिख रहा हूं। आर देखो P1 पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x है, प्लस दूसरा है के। अब V2 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं के, अब चार्ज दूसरा Q2 देखो -3 है इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय आर की जगह आएगा 16 - x बच्चों इज इक्वल टू कितना, 0। चलो अब ये माइनस वाला भाग दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमने लिखा के 5 इंटू 10 टू द पावर -8, और ये अच्छा अच्छा काम करके आए भाई, डिवाइडेड बाय क्या x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अब ये प्लस का हो जाएगा है ना, अब ये प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या 16 - x, के से के कैंसिल, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कैंसिल। अब ये मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 16 - x से, और x मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये तो 3x हो जाएगा। 16 पंजो 80, 80 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 3x, ये इस तरफ गया 8x हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 8x इज इक्वल्स टू 80, सो x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। गौर कीजिए ये P1 पॉइंट प्लस वाले चार्ज से 10 सेंटीमीटर और माइनस वाले चार्ज से 6 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, ये वाला ये डिस्टेंस 16 - x 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख करके आना, पॉजिटिव चार्ज से 10 सेंटीमीटर और नेगेटिव चार्ज से 6 सेंटीमीटर दूर है P1 पॉइंट, और डायग्राम अच्छे से बना करके आएंगे। ठीक है, आपको 2 नंबर, वैसे तो 1.5 नंबर का आएगा, 1.5 नंबर आसानी से मिल जाएगा अगर इससे 1.5 नंबर का सवाल बनता है तो। ठीक है, ये भी है क्योंकि इस वाले चैप्टर से है ना आधा और 1 नंबर के सवाल बनने के चांसेस हैं,
ये 1.5 नंबर का सवाल नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आगे देखो, अब चैप्टर नंबर 3 पे आए। चैप्टर नंबर 3 का ये सबसे बढ़िया सवाल है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपके पास में दो मेटल सरफेस है, ये दोनों मेटल सरफेस है ना, ये दोनों मेटल सरफेस है, और ये मेटल का दोनों का लेंथ अलग अलग है। दोनों का अगर आप देखेंगे, एक का लेंथ 2 सेंटीमीटर है और दूसरे का लेंथ 4 सेंटीमीटर है। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, रेडियस सेम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। तो बोल रहा है कि दोनों की जो रेजिस्टिविटी है उसका रेशो क्या होगा, है ना, रेजिस्टिविटी का रेशो। ये बात ध्यान में रखना, अगर मेटल सेम है तो उनकी रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई लेना देना नहीं होता, 1:1 आएगा, ध्यान में रखिएगा। तो रेजिस्टिविटी का रेशो तो पता चल गया, यही पूछा था। हाँ, रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होगा। अगर रेजिस्टेंस देखता हूं तो मैं लिखता R1:R2। पहले वाले का रेजिस्टेंस मतलब 2 सेंटीमीटर वाले का रेजिस्टेंस कैसे देखता, तो हम बोलते, देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, रो एल, R = रो एल डिवाइडेड बाई ए, पढ़ा है ना। तो मैं लिखता रो एल, पहले वाले की 2 सेंटीमीटर रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिवाइडेड बाय क्या, ए। एरिया अगर आप देखेंगे तो ये गोला है, गोला भी नहीं है, वृत्त है, स्क्वायर है, πr², ऐसा। रेशियो दूसरे का देखो, रजिस्टिविटी तो सेम ही है, लेंथ उसकी 4 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम था, πr²। πr² से πr² कैंसिल, रो से रो कैंसिल, आप देखेंगे 2:4 आएगा, दैट इज 1:2। रेजिस्टेंस तो जो बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 1:1 होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखो, ये क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चन ही बोर्ड के हैं। इस क्वेश्चन को करते टाइम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ग्राफ दिया हुआ है, आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बच्चों ने एक गलती जो करी वो ये थी कि यहां पर अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो करंट वाले एक्सेस के ऊपर है ना 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा लिखा हुआ है। बच्चों ने इसे 1, 2, 3 मान करके सॉल्व कर दिया, यहां गलती कर दी। देखो सिंपल सा है बच्चों, अगर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो V/I एक सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट, लीनियर ग्राफ है तो कोई भी एक पॉइंट से आप काम कर लीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लो अगर लीनियर ग्राफ है तो, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ होता तो मैं ΔV/ΔI लिखता। चलो, तो मैंने लिखा V, मैं ये वाला पॉइंट पकड़ रहा हूं, ये वाला। तो हमने लिखा इस वाले पॉइंट के लिए V का वैल्यू तो 4 है, और I का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो I का वैल्यू 0.2 है, ठीक है। पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करूं, 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर 40 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया यार बच्चों, 20 ओम। बच्चों का 2 ओम आ गया था बस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चले, किरचॉफ के नियम से ये क्वेश्चन वाकई में बड़ा प्यारा है। किरचॉफ, ये तो हटा दो, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो है नहीं अब अपने पास में, है ना, ये तो है नहीं। किरचॉफ जंक्शन रूल, पहला रूल है ना, समीशन I = 0, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज 0, ठीक है, ये पूछा था। और बोल रहा था कि इस I की वैल्यू क्या होगी। अब इस I की वैल्यू इस जंक्शन के ऊपर आप देखो, आने वाली करंट का एडिशन, ये आने वाली करंट बराबर होना चाहिए जाने वाली करंट के एडिशन के, ठीक है। तो हमने बोला आने वाली करंट दैट इज 5 + 2 इज इक्वल्स टू जाने वाली करंट दैट इज 4 + I, ये तो हो जाएगा 7, और इधर होएगा 4 + I। तो I का वैल्यू कितना आया रे, 3 एम्पियर आया, नहीं आया, 7 - 4 करोगे तो 3 एम्पियर आएगा। सिंपल सा आधे नंबर का सवाल था, बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो कि बच्चे कई बार देखते ही डर जाते हैं, है ना। क्यूब वाला क्वेश्चन है, आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है बच्चों, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने करवा भी रखा है, यहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। इस क्यूब वाले क्वेश्चन के अंदर क्या किया हुआ है बच्चों, वो बोल रहा है कि एक क्यूब है और क्यूब की हर एक साइड पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हर एक पर है ना, ये हर एक साइड पे रेजिस्टेंस है, ये बात ध्यान रखना, और ये रेजिस्टेंस सेम है। अब ये वाला क्वेश्चन पिछले 10 सालों में 3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ हर तीसरे साल रिपीट हो रहा है, अपन ये मान सकते हैं, ठीक है। हर एक रेजिस्टेंस सेम है, यहाँ पे 2 ओम दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन में ये R ओम दिया हुआ है, किसी बार ये 3 ओम दिया हुआ है, और शायद एक बार तो 1 ओम का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, बस ये वाला रेजिस्टेंस उन्होंने चेंज किया है और कुछ नहीं चेंज किया है,
और उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको फॉर्मूला बना करके दे देता हूँ, ठीक है, समझना। और इसके डायगोनली आपने क्या अटैच किया, एक बैटरी अटैच की है, ऐसा डायगोनली बैटरी अटैच की है, और ये बैटरी का वैल्यू उन्होंने दिया 10 वोल्ट, ठीक है। लेट सपोज करो यहां से 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, जिसे मैं 3i लिख देता हूं। क्या लिख रहा हूं, 3i। बैटरी का वैल्यू ई मान रहे हैं। टोटल, अब ध्यान में रखना, इस चीज को ध्यान में रखना, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। यहां पर अपन टोटल करंट कितनी है, टोटल करंट, यहां पे बच्चे थोड़ा सा गच्चा खा जाते हैं। टोटल करंट अपन मान करके चल रहे हैं 3i। टोटल ईएमएफ कितना है, ई, ठीक है, और वो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये 10 वोल्ट दिया हुआ है। ये जो जी, ये जितने भी रेजिस्टेंस अंदर लगे हुए ना, इनको मैं स्मॉल आर बोल रहा हूं। अंदर जो लगे हुए हैं वो स्मॉल आर है। स्मॉल आर की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है। इतना डेटा आपको दिया हुआ है और 12 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। देखो, जैसे ये 3i करंट इस वाले जंक्शन पे पहुंची, इसका नाम अगर मैं दे दूं, मैं इसे ए बी सी डी ई एफ जी और इधर वाले को एच देते हैं, ठीक है, और कोई छूट तो नहीं गया, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही पहुंचती है, ये करंट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। क्यों होती है अब ये मैं नहीं समझाऊंगा, बस आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। और अगर पूरा देखना है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा या आई टैब पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये करंट में डिवाइड हुआ। फिर अब ये वाली करंट है ना, आगे गई बी पॉइंट के ऊपर, जैसे बी पॉइंट पे आती है वापस से डिवाइड होती है। तो इसकी भी आधी आई जा रही थी, यहाँ से i/2 और इधर से i/2। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ क्या, नहीं, ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर से आई थी, फिर इधर i/2 गई और i/2 इधर चली गई। फिर जैसे यहाँ पर आई, अब यहाँ पर देखो करंट का डिवाइडेशन कैसे चल रहा है वो समझिए। ये एक करंट यहाँ से भी आई आ रही थी, इस वाले पॉइंट पे आते ही ये भी डिवाइड हुई, i/2 इधर गई और i/2 इधर गई, तो मतलब यहाँ पे भी i/2 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ये वाली करंट आप देखोगे आई इस वाले पॉइंट H पर आते ही 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, i/2 यहां पर और i/2 यहां पर, है ना। F वाले पॉइंट पे देखो, F वाले पे i/2 यहां से आ रही है और i/2 यहां से आ रही है, तो मतलब यहां पे जाने वाली करंट आई होगी। ऐसे E पे देखो, i/2 यहां से, i/2 यहां से, तो इसमें आने वाली करंट आई होगी। ऐसे ही C पॉइंट के ऊपर देखो, i/2 यहां से, i/2 यहां से, तो यहां पे करंट आई आएगी। बस ये ध्यान में रखना है। तो आपको तो एग्जाम में ध्यान में रखना है, यहां से A से लेकर B तक I, B से लेकर C तक i/2 और C से लेकर D तक I, बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अब लगाते हैं अपन KVL। KVL क्या बोल रहा है, तो हमने बोला लूप उठा रहे हैं A B C D और वापस से घूम फिर करके A, ठीक है। तो हमने लिखा यूजिंग KVL, ठीक है, यूजिंग KVL। क्या होगा भैया, और कौन सा लूप है, इन क्लोज्ड लूप A B C D A, वापस से A पर आ रहे हो, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन चालू है। अब देखो मैंने लूप में KVL लगाया, KVL क्या बोलता है भैया, एक तरफ EMF लिख लो, आप EMF के प्लस से निकले। जब मैं A B C D A से जा रहा हूं, तो मैं बैटरी के प्लस से निकल रहा हूं। बैटरी के प्लस से अगर मैं निकल रहा हूं तो मैंने लिखा यहां पे प्लस का E। अब इक्वलिटी में आ जाएंगे, IR वाला कॉम्बिनेशन, A से B तक I और रेजिस्टेंस है R, ठीक है, प्लस B से C में देखो करंट I/2 है और रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। रेजिस्टेंस तो हर जगह स्मॉल r सेम ही है। फिर C से लेकर D तक देखो, C से लेकर D तक करंट I है, रेजिस्टेंस है R, यही तो है। तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा IR 2IR और आधा IR और जोड़ लो, तो मेरे हिसाब से 5/2 IR हो जाएगा। क्या रे, कोई दिक्कत है बच्चों इसमें? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक। अब EMF क्या होता है या टोटल वोल्टेज क्या होती है, तो हम बोलते हैं टोटल वोल्टेज होती है टोटल करंट। टोटल वोल्टेज क्या होती है, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यही तो होता है EMF या वोल्टेज। और इसकी वैल्यू है 5/2 IR। बताओ यही है क्या, इक्विवेलेंट करंट, टोटल करंट कितनी बताई थी मैंने बच्चों, 3I। 3I इंटू R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 5/2 IR। आपका क्वेश्चन 5 लाइन का ही है। I से I क्या हो जाएगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी इतनी। R इक्वलेंट देखिए,
आर इक्वलेंट कैलकुलेट करने के लिए इस 3 का यहाँ पे डिवाइड जाएगा, तो हमने लिखा आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 5/6 हो जाएगा क्या, 2 3 से मल्टीप्लाई होते ही। और आर, अब गौर करो आर की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 5/2, और यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 ओम आया। अब किसी क्वेश्चन में यही जो है वो लेट्स सपोज करो 3 दिया होता तो आप यहाँ पे 2 की जगह 3 लिखते हैं, किसी क्वेश्चन में यहाँ पे 1 दिया होता तो आप 2 की जगह 1 लिखते बच्चों। इतना ही तो काम है, हर बार वैल्यू का फॉर्मूला यही आएगा, 5/6 आर आएगा, आर की वैल्यू चेंज करते जाए आंसर चेंज होता जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखो ईएमएफ वीएमएफ इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। ठीक है, कितना आराम से ये सवाल हो गया, बढ़िया है सवाल। चलो, करंट निकालने को बोलता तो हम करंट भी निकाल देते, लेकिन इसने पूछी नहीं है तो अब काम करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर के अंदर भी है ना। चलो क्या बोल रहा है, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस x ओम है, कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री पे। तो हमने लिखा रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री कितना है बच्चों, x ओम है। ठीक है, और फिर वापस से देखिए, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री कितना दिया हुआ है, x ओम है ना। फिर बोल रहा है कि जिस पर चालक का प्रतिरोध 3x हो जाए। अब एक ऐसा टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कि उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 3x हो जाए। ठीक है, वो टेम्परेचर हमें पता नहीं है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना है भैया, 0.4 अल्फा दिया हुआ है इंटू 10⁻⁻² पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यही दिया हुआ है, वैल्यू इतनी है और ये हमेशा कमी होती है। चलिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक फॉर्मूला इसका ऐसा भी होता है, RT2 इज इक्वल्स टू RT1 1 प्लस अल्फा डेल टी भी होता है। लेकिन यहां पर एक टेम्परेचर पहले से ही 0 डिग्री है, तो फिर मैं डेल टी लगाऊंगा ही नहीं, क्योंकि एक टेम्परेचर तो पहले से ही 0 है, तो डेल टी का तो संभावना ही नहीं है, फिर वहां पे टी आ जाएगा। तो जब एक टेम्परेचर 0 डिग्री दिया हुआ हो तब तो ये फॉर्मूला, और जब टेम्परेचर 0 डिग्री के अलावा कुछ भी दिया हुआ हो ना, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है, चलो अभी तो इसी से काम हो जाएगा, और मेरे हिसाब से एग्जाम में इसी फॉर्मूले से आना चाहिए क्वेश्चन। आर टी का वैल्यू वो बोल रहा है 3x हो जाना चाहिए, 0 डिग्री पे कितना रेजिस्टेंस x, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू बाद में रख लेंगे, और ये t हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा टी, यही तो बना, ये 1 इस तरफ लेकर के आओ तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 इज इक्वल्स टू अल्फा टी बच्चों, तो t इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई अल्फा। 2 ऐसा का ऐसा, अल्फा की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻², 10⁻² ऊपर लेकर के जाओ, 10⁻², ये तो हो जाएगा 200, और 0.4 है, 0.4 का भी 0 ऊपर पॉइंट लेकर के जाओ तो ये 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 का डिवाइड, 4 5 20 50, 500 आ रहा है क्या, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर पर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी ना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखिए, ये सवाल बढ़िया है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का वाकई में बहुत बढ़िया सवाल है। क्या बोल रहा है, आपको एक व्हीट स्टोन ब्रिज दिया हुआ है, बैलेंस्ड कंडीशन में है, साम्य अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, मतलब गैल्वेनोमीटर 0 पे दिखा रहा है रीडिंग। ठीक है, अगर ऐसा है तो ध्यान में रखना, मैं इस वाले को लिख रहा हूँ R1, इस वाले को लिख रहा हूँ R2, इस वाले को लिख रहा हूँ R3, और इस वाले को लिख रहा हूँ R4। ठीक है, या फिर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो R1 R2 और इसको R3 लिखेंगे और वो इसको R4 लिखेंगे, बुक के अकॉर्डिंग ही काम कर लो। ठीक है, हमें इस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो पहले तो आप R3 को कैलकुलेट करोगे, भैया R3 है कितना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या ये, हाँ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 R2 दैट इज 6 R2 R डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 6 प्लस R। ये पता चल रहा है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो मैं वही यूज कर रहा हूँ। R3 पता चल गया, पता चला। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन लगाया, क्या भाई,
R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल होना चाहिए R3 डिवाइडेड बाय R4 के। ऐसा ही है, R1 में R2 और R3 में R4 का डिवाइड। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी बच्चों 20, R2 की वैल्यू 6R और 6 प्लस R ऊपर चला जाएगा क्या इज इक्वल्स टू, नहीं यार बच्चों मैंने बहुत गलती कर दी इसमें। तो देखो R1 की वैल्यू देखो, R1 की वैल्यू कितनी है 20 और R2 की वैल्यू है 10, ये गलती कर दी थी मैंने यहाँ। R3 की वैल्यू कितनी है 6R डिवाइडेड बाय 6 प्लस R और R4 की कितनी 1, यही है, ये तो ऐसा। ठीक, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब ये वाली मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो मतलब ये हो जाएगा 12 प्लस 2R, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, इज इक्वल्स टू 6R। 2R इस तरफ जाएगा, 2 मैथमेटिक्स ही है बच्चों, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर R को 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं। चलिए फिर ये 2R इस तरफ आया तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल्स टू 6R माइनस 2R दैट इज 4R। 4R इज इक्वल्स टू 12, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा रे 3 ओम आएगा, नहीं आएगा, आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आपके पास में 3 रेजिस्टेंस हैं जो समांतर क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टेंस है, तो हमने लगा दिए भैया, ये देखो ये देखिए 3 रेजिस्टेंस अपन यूज कर रहे हैं, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज थोड़ी ध्यान में रखना बच्चों, अगर वो आपको पता है तो काम आसानी से हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस फिर कनेक्टेड हैं एक बैटरी से, और उस बैटरी की वैल्यू कितनी है 30 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको 10 ओम का दिया हुआ है, एक आपको 12 ओम का दिया हुआ है, और एक नहीं पता जिसे मैं आर मान रहा हूँ, और यही कैलकुलेट करना है। और बोल रहा है कि इस पूरे सर्किट में 7.5 एम्पियर की करंट जा रही है। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलो अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो 10 और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन एक बार के लिए सॉल्व कर लीजिए। इसका सॉल्व कर लीजिए, कैसे होगा, तो हमने बोला आर डैश लिख लेता हूं मैं उन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए आर डैश कैलकुलेट करवा रहा हूं। ठीक है, तो आप डायग्राम में इसको आर डैश डाल सकते हैं, ऐसा बना करके डॉट 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 लगा करके, है ना, आर डैश लिख लीजिएगा। और आर डैश कैसे कैलकुलेट हुआ, तो 10 इंटू 12 R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 120 यहाँ पर, और नीचे डिवाइड जा रहा है 22 का, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब आपका डायग्राम कैसे बन रहा है, तो अपना नेक्स्ट जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ये 30 वोल्ट, इधर 7.5 एम्पियर, जिसे मैं 15/2 भी लिख सकता हूँ ना, 15/2 भी लिख सकते हैं। और एक है ये, इसको अगर कट भी करोगे तो कट करने पर कितना आएगा, 60 डिवाइडेड बाई 11 आएगा क्या, तो इसको अपन लिख देते हैं 60 डिवाइडेड बाई 11, ओम इधर है और आर इधर है, ये आर डैश की वैल्यू है जो हमें मिली। ठीक है, चलो अब ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वापस से ये पैरेलल में है तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आप अब लिखेंगे आर इक्वलेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आर इक्वलेंट वापस से वही है R1 इंटू R2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर डैश इंटू आर डिवाइडेड बाय आर डैश प्लस आर, यही होगा। आर डैश इंटू आर, देखो बच्चों आर डैश इंटू आर तो मतलब 16 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई होगा आर से डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 11, अब ऐड होगा आर में। ठीक है, तो आर इक्वलेंट कैलकुलेट हुआ, आर इक्वलेंट हो जाएगा 60R डिवाइडेड बाय 11, नीचे डिवाइड, एलसीएम अगर आप लोगे तो आपको पता चलेगा ये हो जाएगा 60 प्लस 11R, है ना, और इसके डिवाइडेड बाय 11 और चलेगा, तो ये 11 से 11 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास में जो रामायण है वो कुछ इतनी बैठेगी, कितनी 60R डिवाइडेड बाय 60 प्लस 11R। ठीक है, आर इक्वलेंट आ गया। अब टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्वलेंट होना चाहिए। हाँ, वी का वैल्यू कितना 30 दिया हुआ है,
करंट है 7.5, 7.5 को मैं 15/2 लिख रहा हूँ, 15/2 को सॉल्व कर लो बच्चों, 7.5 ही आएगा क्या। और आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी, 60R डिवाइडेड बाय 60 + 11R। कोई दिक्कत है क्या, इससे हटाओ, देखें इसको, 30 को इससे किया तो ये 2 टाइम्स जाएगा क्या, ऐसा ही है। और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 15R डिवाइडेड बाय 60 + 11R इज इक्वल टू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई में जाइए तो ये कुछ ऐसा होगा, 60 + 11R इज इक्वल टू 15R, है ना। अब ये 11R को इस तरफ लेकर के आओ तो 15 में से 11 जाएंगे तो कितना, 4 आएगा क्या, तो 4R इज इक्वल टू 60, तो 2R इज इक्वल टू 30 और R इज इक्वल टू कितना, 15 ओम। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15 ओम आएगी। बढ़िया सवाल था, है ना, सिंपल सा था। पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद में V = IR का फॉर्मूला लगा दिया, आपका काम आसानी से बन गया। ठीक है, यही काम करना था। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, ये बढ़िया सवाल है। इस चैप्टर के छोटे सवाल होंगे, बढ़िया सवाल होंगे। लेंज लॉ का स्टेटमेंट आपको देना था उस क्वेश्चन के अंदर, लेंज लॉ बताना था। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, आपके पास में एक कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ कितना है, 2 मीटर है और एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ऐसा करें और नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट यही है। तो कंडक्टिंग रॉड कुछ ऐसे रखी हुई है, ये आपकी चालक रॉड ऐसे रखी हुई है, ये आपकी चालक रॉड है, ठीक है, ये चालक रॉड है, ठीक। और इसका लेंथ कितना है, तो हम दिया हुआ है L इज इक्वल टू बच्चों 2 मीटर, इतना दिया हुआ है। और ये गिर रही है, गिर रही तो मतलब या तो नीचे की ओर गिरेगी, है ना, तो ये नीचे की ओर गिर रही है, ये बात ध्यान में रखना, नीचे की ओर जा रही है, ये डॉट बना रहा हूं ना, नीचे की ओर ध्यान में रखिएगा। गिर का रही है, क्रॉस मान लीजिए, क्रॉस का मतलब नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता रहा हूं मैं इसकी वेलोसिटी बता रहा हूं अभी क्रॉस से, तो नीचे की ओर जा रही है। तो आप देखिए लेंथ इस डायरेक्शन में है, और अगर क्रॉस का मतलब अगर आप अंदर की तरफ समझें तो लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। चलो काम बैठा, 5 मीटर पर सेकेंड। और बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कितना है, इतना है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0.3 × 10⁻⁴ कितना बच्चों, -4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड काम करता है साउथ टू नॉर्थ, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो साउथ टू नॉर्थ काम करता है। तो ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ठीक है। अगर ये लंबवत है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चों BVL होता है। देखो डेटा दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अपने आप बन जाता है कि यार यही पूछेगा, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर लो, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना तो आता ही है भगवान। बी का वैल्यू कितना, 0.3 × 10⁻⁴, वेलोसिटी कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, एल की वैल्यू कितनी 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 3 हो जाएगा, 3 × 10⁻⁴ वोल्ट। खत्म हो गया सवाल चालू होने से पहले, ठीक है। और सोचो ये 2-2 नंबर के सवाल आए हुए हैं, 1-1 नंबर के सवाल आए हुए हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन सही है। आगे देखो क्या बोल रहा है, क्यूरी टेम्परेचर अब नहीं रहा, छोड़ो इस चीज को। तो ये एक बढ़िया सवाल, आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला नहीं है। भैया अगर आप बुक को अच्छे से पढ़ोगे ना तो बुक ने रिलेट करवाया है, बुक ने रिलेट करवाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या समानता है, ठीक है, क्या क्या सिमिलरिटी है, उससे फिर ये फॉर्मूला बनता है, वहां से ये फॉर्मूला फिर बनेगा। देखो क्या बोल रहा है, आपको एक मैग्नेट दी हुई है और इस मैग्नेट का लेंथ है 1 मीटर, सॉरी 0.1 मीटर लेंथ, दैट इज 2a। और उस मैग्नेट के जो पोल्स हैं N और S, इसमें से एक पोल की जो स्ट्रेंथ है वो है 40 एम्पियर मीटर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट करो, मैग्नेटिक मोमेंट। आपको याद होगा आपने P = Q × 2a लिखा था, वैसा का वैसा अगर मैं काम करूं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, कोई भी एक पोल का स्ट्रेंथ Qm, एक पोल की प्रबलता गुणा दोनों के मध्य की दूरी, यही तो होता है। हाँ, Qm का वैल्यू दिया हुआ है 40, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 0.1 मीटर, आंसर हो जाएगा 4, और आंसर आएगा 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट ध्यान में रखना, है ना, यूनिट ध्यान रखना, 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बढ़िया सवाल है यार, अच्छा सवाल है। और ये मत बोलना कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट है ये। चलिए आगे देखो, ये वाले क्वेश्चन के अंदर अच्छे से पढ़ लीजिए, और बढ़िया सवाल है ये। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको वो लूप छांटना है जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है इस तरफ से देखने पर, ठीक है, वामावर्त दिखाई दे रही है देखने पर।
तो सिंपल सा है, समझना, मैं दोनों में बताता हूं। अगर मैं इस ए बी वाली को देखता हूं, तो ए बी वाली को देखूंगा तो यहां से नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो लेंस का लॉ बोलेगा कि भैया पास में लाओ। दूर जा रहा है तो इसमें कुछ ऐसा काम होगा कि ये पोल पास में आ जाए, आता नहीं है, आ जाए, ऐसा काम करेगा। ठीक है, ये कॉइल ऐसी काम करेगी। तो अगर ये कॉइल एस बनाएगी, अपोजिट बनाएगी, तो फिर इधर एन बनेगा, और एन का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इधर से देखने पर आपको यही छोर देखना है और इसका ये छोर देखना है। ठीक, चलो यहां पे देखो, यहां पे सी के पास में एस पोल आ रहा है, पास में आ रहा है तो वो दूर हटाने की कोशिश करेगा, उल्टा काम होता है ना, दूर जा रहा है तो पास लाओ और पास जा रहा है तो दूर लेके जाओ। ठीक है, अब एस पोल पास आ रहा है, एस पोल पास आ रहा है, तो अब पास आने की जगह ये कॉइल ऐसा काम करेगी, ये दूर हटे, दूर हटे मतलब ये भी ऐसी बनाए, ये कॉइल भी क्या बनाए, एस बनाए, एस एस को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तभी जाके दूर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये एस बना रहा है और हमें तो यही देखना है कि सी पे क्या बन रहा है, सी पे एस बन रहा है मतलब सी पे क्लॉकवाइज है। ठीक है, सी पे दक्षिणावर्त है, मतलब इस कॉइल में दक्षिणावर्त है, इस कॉइल में वामावर्त है, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है। एन जहां दिख जाए वहां एंटी क्लॉकवाइज, जहां एस दिख जाए वहां क्लॉकवाइज। ये सिंपल सा तरीका याद रखो, ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें तो सीधा सीधा आंसर देखना था, ध्यान में रखना। एन दूर जा रहा है इस कॉइल से, एन दूर जा रहा है तो पास में लाने के लिए उल्टा बनाएगा, तो इधर एस और इधर एन। और यहां एस पास आ रहा है, एस पास आ रहा है तो ये दूर हटाएगा, दूर हटाने के लिए वही, दूर हटाने के लिए सेम, पास लाने के लिए अपोजिट, ध्यान में रखो बस, इधर एस। ठीक है, तो हमने देखा ए की तरफ एन और सी की तरफ एस, ए की तरफ एन बन रहा है, ये आप लिखेंगे एग्जैक्टली, है ना, चुंबक के एन पोल की तरफ व्यवहार कर रहा है, अतः यहां पर वामावर्त होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, जबकि सीडी के अंदर सी भाग जो है वो एस की तरह बिहेव कर रहा है, यहां क्लॉकवाइज होगा, दक्षिणावर्त होगा। ठीक, चलो आगे देखो। ओहो, ये वाकई में एक अच्छा सवाल है, ये सारे क्वेश्चन ही वाकई में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, आपके पास में एक वर्गाकार लूप है, एक स्क्वायर लूप है, और उस स्क्वायर लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैं ऐसा मान लेता हूं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और स्क्वायर लूप मान लीजिए ये, अब ये स्क्वायर तो दिखाई नहीं देगा लेकिन स्क्वायर मान करके चलो, ये स्क्वायर लूप है। ठीक है, ऐसा ही है। और बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसकी एक भुजा की लंबाई ये मान लीजिए ये या ये। ठीक है, ये भी 4 मीटर होगी और ये भी 4 मीटर होगी। ठीक है, तो 2.5 टेस्ला, बी की वैल्यू दी हुई है 2.5 टेस्ला। लूप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, आउटसाइड। और ये 2 मीटर पर सेकंड के से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता हुआ बाहर जा रहा है, ये ऐसा कुछ बाहर निकाल रहे हैं आप, ऐसा, या फिर ऐसा बाहर निकाल रहे हैं, कैसे भी बाहर निकाल लीजिए, ये ऐसे बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसे बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, तो बोल रहा है कि 1 सेकंड पश्चात जो है आपको लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल देखना है, 1 सेकंड बाद में कितना ईएमएफ बनेगा। तो मैं इसका डायग्राम पूरा अगर अच्छे से देखता हूं तो मेरे को इतना पता चलेगा कि शुरुआत, अब देखो मैं फर्स्ट वाले डायग्राम, फर्स्ट वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ देखना है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, अगर परिमाण ही देखना है तो ये तो होता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये देखना होगा φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, भगवान यही तो है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं पहले φ1 देख रहा हूं या φ2 देख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको परिमाण देखना है वो प्लस में ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मैं इस फॉर्मूले को φ1 माइनस φ2 भी लिख दूं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर हमेशा प्लस में ही लिखना है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो अपन ने देखो शुरुआत में फ्लक्स कितना है, फ्लक्स का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए। तो शुरुआत कहाँ से होगी वो समझिए, शुरुआत कहाँ से होगी वो समझिए। शुरुआत के लिए हम फ्लक्स निकालेंगे, हम निकालेंगे φ1, क्या निकालेंगे, φ1, φ1 होगा बी इंटू ए, बी 2.5, एरिया कितना, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। कितना बच्चों, आंसर है 2 एल स्क्वायर, है ना, एल स्क्वायर कितना, तो मतलब 4 का स्क्वायर, ये है फ्लक्स, है ना, वेबर जिसको मेजर किया जाता है, वेबर में किया जाता है। ठीक,
अब जब मैं 2 सेकंड बाद में देखूंगा, सॉरी 1 सेकंड बाद में देखूंगा, तो ये कुछ आधा पार्ट ही अंदर रहेगा और इसका आधा पार्ट बाहर आ जाएगा। मैं आधा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो किस चाल से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड से। तो 1 सेकंड बाद में वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि वो 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, मतलब 1 सेकंड में वो 2 मीटर बाहर निकल चुका होगा। अब अगर ये 4 मीटर का है तो इसका 2 मीटर बाहर होना चाहिए और 2 मीटर अंदर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? तो अब मैग्नेटिक फील्ड में इसका भाग कितना है वो समझिए। अब मैग्नेटिक फील्ड में इसका इतना ही भाग है, इतने में तो कुछ है ही नहीं, B=0 है। ठीक है, तो अब फ्लक्स सिर्फ इतने भाग से है। तो जब आप φ2 देखेंगे बच्चों, तो φ2 होगा, B तो अभी भी उतना ही है 2.5, लेकिन एरिया अब क्या हो गया, 4×2 हो गया है, 4×2 ये हो जाएगा वेबर में। पता चला? इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, आंसर है φ1 - φ2, इसी से प्लस बैठ रहा है, T2 - T1। T2 - T1 तो 1 सेकंड दिया हुआ है, 1 सेकंड पश्चात पूछ रहा है, तो ये तो 1 लिखा जाएगा। φ2 - φ1 कर लो, मतलब 2.5 × 4 × 4 माइनस 2.5 × 4 × 2। 2.5 × 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा क्या? 2.5 × 4 यहाँ पे भी 10, 10 तो बाहर कॉमन आ जाएगा, 4 - 2 2 होता है बच्चों, तो ये 10 × 2 दैट इज 20 वोल्ट, इतना ईएमएफ जनरेट करेगा। सवाल बढ़िया है, थोड़ा ध्यान में रखना, डायग्राम अच्छे से बनाइएगा। डायग्राम अगर अच्छे से बनाइएगा तो आपको पता चलेगा, पहले तो पूरा का पूरा अंदर था, फिर 1 सेकंड पश्चात वो 2 मीटर चला, तो इसका 2 मीटर ही अंदर रहा, 2 मीटर अंदर रहा, तो फिर एरिया चेंज हो गया। ठीक है, यहां से ये काम हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है। एक सर्किट है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है भाई, मेरे को ये वाले सवाल बहुत बढ़िया लगता है। देखो क्या बोल रहा है, आपके पास में एक सर्किट है जिसमें करंट जो है वो डिक्रीज हो रही है, कहां से कहां तक डिक्रीज हो रही है, 5 एम्पियर से 0 हो जा रही है। तो चेंज इन करंट है 5 एम्पियर, 5 - 0 करोगे इतना, कितने टाइम में, 0.1 सेकंड में हुआ। एवरेज ईएमएफ कितना जनरेट हुआ, 100 वोल्ट औसत। ठीक है, इंड्यूस्ड, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करो, एल क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, LdI/dt, बताओ इतना ही है क्या? ये तो 100, एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, DI की वैल्यू कितनी 5, DT की वैल्यू कितनी 0.1, पॉइंट को हटाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 से काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, एल की वैल्यू कितनी 2 हेनरी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया सवाल। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, ये बढ़िया सवाल है बच्चों। आपके पास में एसी करंट है ना, और एसी करंट 0 से अपने मैक्सिमम को टच करने में कितना टाइम लेती है। तो गौर करो, अगर पूरी साइकिल टी में, तो आधी साइकिल T/2 और उसकी भी आधी T/4, मतलब T/4 में कोई भी एसी 0 से अपने मैक्सिमम पे टच कर जाती है। तो आंसर तो T=T/4 है, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, और ये हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितना आएगा। अब कैपिटल टी आवर्तकाल है बच्चों, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी होता है, 1/f या 1/n, जो भी आप लिखते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, दी हुई है नहीं दी हुई है, तो मैंने लिखा T=T/4 और T की जगह मैं लिखूं n और 4 ऐसा का ऐसा, 1/n की वैल्यू कितनी 50 और यहाँ पर 4 और सेकंड लगा लीजिएगा, आपका यही आंसर है, ध्यान में रखिएगा। सिंपल बढ़िया सवाल, ये भी निहायत ही बढ़िया सवाल है। क्या बोल रहा है, आपके पास में एक एलसीआर सर्किट है, अल्टरनेटिंग करंट वाला सर्किट है, एलसीआर सर्किट, और उस एलसीआर सर्किट में आर की वैल्यू आपको दी हुई है, देखो सामने दिया हुआ है वैल्यू है ना, आर दिया हुआ है, एक्सएल दिया हुआ है, एक्सी दिया हुआ है, दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है क्या? तो इम्पिडेंस जेड क्या होता है, Z=R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और फिर रूट होता है, ये दोनों तो सेम है, आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर, ये दोनों सेम 100 - 100 और इसका स्क्वायर,
ये तो 0 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर और फिर उसका रूट ओवर है, 10 ही आएगा क्या? कौन सी कंडीशन है ध्यान में रखना, रेजोनेंस अनुनाद की अवस्था है, अनुनाद। इस कंडीशन में पूछ भी सकता था पावर फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, कोस फाई। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऐसा डेटा दिया हुआ है और बोलता कि कैलकुलेट द पावर फैक्टर, डायरेक्ट लिखते 1, अनुनाद की अवस्था है भैया ये। आगे देखो, ये भी बेहतरीन सवाल है। क्या सवाल है बच्चों, आपको अब चैप्टर नंबर 8 की तरफ आ चुके हैं ना अपन। इस वाले चैप्टर में आपको मैंने बताया था C इज इक्वल टू E बाई बी, ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन बनता भी है। आपको E का वैल्यू दिया हुआ है अच्छे से, ठीक है, और B का वैल्यू पूछ रहा है, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E बाई सी होगा, नहीं होगा। E का वैल्यू कितना 300 और C का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर कितना बच्चों 8। सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -8, जिसे आप लिख सकते हैं 10 की पावर -6 टेस्ला। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ये बढ़िया सवाल है। आगे देखो क्या बोल रहा है, आपको बी दिया हुआ है और ई पूछ रहा है, यही तो है, अरे यही तो है, वापस से वही ई बाई बी इज इक्वल टू सी, और पूछ रहा क्या है, ई पूछ रहा है, तो बी इंटू सी हो जाएगा। बी का वैल्यू 50 इंटू 10 टू द पावर -8 और सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 और -8 कैंसिल, 150 आएगा क्या रे वोल्ट पर मीटर। सिंपल और बढ़िया सवाल, और बनता है ऐसा सवाल। आगे देखो, ये चैप्टर कौन से पे चले गए अपन, यंग वाला आपका वेव ऑप्टिक्स के ऊपर आ चुके हैं, 11th नंबर वाला चैप्टर हो गया ना। नौवा 10वां हुआ, 10th हुआ। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, यंग का एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसमें फ्रिंज विड्थ जो है वो कितनी दी हुई है 2 mm। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ध्यान में रखना, क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, दैट इज 2 mm। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्या बोल रहा है, केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करो, कैलकुलेट और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड डार्क। कौन सा सेकंड डार्क, अरे चल जा, सेकंड डार्क का आपको सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डार्क अगर आपको याद हो बच्चों तो कुछ ऐसा, वैसे अब तो हट गया है ये डायग्राम, मैं पहले इसी से समझाता था। ये सेंट्रल ब्राइट 0 पे, फर्स्ट डार्क, और ये सेकंड डार्क, लैम्डा बाई 2 फर्स्ट डार्क, लैम्डा पे फर्स्ट ब्राइट, फिर 3 लैम्डा बाई 2 पे आपको डार्क मिलेगी, ठीक है, सेकंड डार्क मिलेगी। या फिर एक्सएन का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया क्या होता है, 2n-1 डार्क के लिए, अदीप्त के लिए लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, और यहाँ पे 2 हो रहेगा, ठीक है, ऐसा। तो देखिएगा n की वैल्यू आपको तो सेकंड चाहिए, सेकंड चाहिए तो 2 रखो, 2 इंटू 2 4, 4 - 1 कितना 3, देखो 3/2 आ रहा है, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। बच्चे इस डायग्राम से याद कर लेते थे कि इसको हमेशा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी से मल्टीप्लाई करो, लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है, और मैं यही बताता था, ये बहुत सिंपल है। चलिए यहां से काम करते हैं, तो लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी तो दिया हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 इंटू 10 की पावर -3 से। बताओ कितना सिंपल सवाल है, 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। सवाल सिंपल था नहीं था, है ना, ये बढ़िया और सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, ये चैप्टर नंबर 7 से ये वाले क्वेश्चन मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी ये समझाया था। प्लीज इन क्वेश्चन को तैयार रखिएगा, आपको v का वैल्यू, i का वैल्यू दिया हुआ होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो जैसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख रहा हूँ, i इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख रहा हूँ, और v जैसा दिया हुआ है, v दिया हुआ है वी एम या v नॉट जो भी आप लिखते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, एवरेज पावर डिसिपेटेड पूछ रहा है, औसत शक्ति। तो आप गौर करो, अगर आप कंपेयर करो ना बच्चों, यहां से कंपेयर करो इस वाले को और इस वाले को, आई एम का वैल्यू दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, आई एम का वैल्यू कितना 4 एम्पियर, इसको और इसको कंपेयर करो तो आपको वीएम भी दिखाई देगा, वीएम कितना 200 वोल्ट, ठीक है।
फाइव भी दिखाई देगा ओमेगा टी प्लस फाइव से। फाइव कितना, π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है क्या? और एवरेज पावर 1/2 Vm Im cos फाइव होता है, नहीं होता। 1/2 Vm की वैल्यू कितनी 200, Im की वैल्यू कितनी 4, cos फाइव cos 60 का मान होता है 1/2, यही होता है। चलिए सॉल्व हो गया ये तो, 200 वाट, सिंपल था। अब कोई जो नहीं यहाँ से यही क्वेश्चन पूछे, यहाँ से ये तो पूछ लिया, पावर फैक्टर भी पूछ सकता था। व्हाट इज द पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर शक्ति गुणांक। पावर फैक्टर cos फाइव होता है, और फाइव की वैल्यू वही, cos फाइव की वैल्यू कितनी लिखी अपन ने 1/2 लिखी थी अगर सॉल्व करने पर, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, VRMS पूछ सकता है, वोल्टा का वर्ग माध्य मूलमान कितना होगा VRMS होगा Vm या V0 डिवाइडेड बाई √2 है, 200 में किसका डिवाइड, √2 का डिवाइड। IRMS पूछ सकता है, धारा का वर्ग माध्य मूलमान Im डिवाइडेड बाई √2 पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता, Im की वैल्यू 4, इसमें √2 का डिवाइड। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन यहां से बनते हैं जो आसानी से सॉल्व होते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ठीक है। अब इस बार कंपेयर करो वोल्टेज को, इस बार कंपेयर करो वोल्टेज को, Vm sin ओमेगा टी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और करंट का इस बार स्टैंडर्ड फॉर्मेट जा रहा है Im sin ओमेगा टी प्लस फाइव। और इस बार अगर आप देखोगे तो बहुत सारा डेटा है। Vm का वैल्यू देखो 50, आपने V0 लिखा होगा। Im का वैल्यू देखो 10 एम्पियर में, रिवोल्ट में। ओमेगा देखो 314, ओमेगा टी की जगह 314 लिखा हुआ है, ठीक है, रेडियन नहीं, रेडियन पर सेकेंड। फिर फाइव देखो π/4, कितने सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत सारे, जितने पूछे उतने कम है, लेकिन दो ही पूछ रहा है। वॉटलेस करंट होता है बच्चों Im sin फाइव या फिर IRMS sin फाइव, दोनों में से कोई सा भी एक कैलकुलेट कर लीजिएगा, दोनों ही सही है, ठीक है। तो हमने लिखा वॉटलेस करंट Im sin फाइव, Im कितना 10, sin फाइव, sin π/4, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री बच्चों, और sin 45 का मान 1/√2, ये एम्पियर में। सॉल्व हो गया क्या, वॉटलेस करंट है ना, कार्यहीन धारा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, कार्यहीन धारा सॉल्व। फिर रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज आरएमएस वैल्यू पूछी है, Vm डिवाइडेड बाय √2, बताओ होगा नहीं होगा। Vm का वैल्यू कितना 50, उसमें √2 का डिवाइड, सॉल्व। बढ़िया सवाल, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आसानी से होने लायक हैं। चलो उम्मीद करता हूं कि ये चीज जो अपन ने करी ये आपको अच्छे से समझ में आई। ये क्वेश्चन अभी तक उतने ही थे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। ये जो अपन ने सॉल्व किए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैंने वो सॉल्व कराए। नेक्स्ट वीडियो और आएगा जो कल आ जाएगा, उसके अंदर जो मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन उठ सकते हैं, मैं उन्हें सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं सॉल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।